I take this opportunity to introduce Sri Shivam sir. He's a fearless child, compassionate youth, and a young spiritual leader, loved and revered by all the age groups, transforming lives of hundreds within a short span of his journey in the last few years. He's a mystic brimming with razor sharp intelligence, bracing wit, and modern day vocabulary, has dedicated his life to the physical, mental, and spiritual well being of humanity. The possibility of self realization, he strongly believes, is available to all. And Satish Patil sir to kindly felicitate our guest Sri Shivam sir. Thank you so much, sir. Namaste everyone and warm welcome. आप सभी मित्रों को मैं प्रेमपूर्ण नमस्कार करता हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को यहाँ पर देखकर, और मैं ये बताना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, वहाँ मैं बैठा हुआ था, और जिस तरीके से आप हंस रहे हैं, जिस तरीके से आप मौज ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही मैं करता था। इससे भी कई गुना ज़्यादा करता था। और जब भी कोई आता था स्पीकर हमारे यहाँ स्कूल में या कॉलेज में, और हमें ये इस बात की सूचना दी जाती थी कि आज लेक्चर है और आप सब लोग आइए, तो हमारा जो मित्रमंडल था, जो दोस्तों का ग्रुप था, हम लोग बहुत हंसते थे। हम सोचते थे कि हमें क्या सिखाएगा कोई, हम लोग तो वैसे ही बहुत होशियार हैं, सब आता है हमें। और जो भी गेस्ट आता था लेक्चर देने, वहाँ पर जब हम लोग जाते थे तो हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, और कई बार तो हमें टीचर से इतनी डांट पड़ती थी तो वो कहते थे कि आप लोग बाहर चले जाओ, आप लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं यहाँ का। तो फिर हमने ये सोचा कि ये जो माहौल है ये होता क्या है, क्योंकि जिसको समाज एजुकेशन कहता है, जिसको हमारी जो सोसाइटी है वो एजुकेशन कहती है, क्या वो सच में एजुकेशन है? बहुत सारे लोग आते हैं गेस्ट बनकर, स्पीकर बनकर बोलने के लिए। तो मैं अपनी लाइफ में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाया किसी से। तो मैंने सोचा कि इसका रीज़न क्या है कि मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पाया। तो मुझे पता चला कि जो बात वो बोल रहे हैं वो सब वो बातें हैं जो किताबों में लिखी हैं, और ये सब बातें अगर मुझे सुननी है तो ये तो मैं किसी भी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकता हूँ। तो ऐसा क्या है जो अलग होना चाहिए? फिर मैंने इस बात की खोज की, फिर मैंने अपने अंदर उस गहराई को समझा कि ऐसा क्या है, व्हाट इज राइट एजुकेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। देन आई फाउंड माई आंसर। तो मुझे समझ आया कि जो हमारा ऑथेंटिक सेल्फ है, जो हमारी रियलिटी है, जो हमारा ट्रुथ है, जो हमारे अंदर की सच्चाई है, जब ये बाहर आती है, व्हेन वी अनलीश आर ट्रूथफुलनेस, वो राइट एजुकेशन है। मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा। आपने नाम सुना होगा एम एफ हुसैन का, जो बहुत बड़े पेंटर थे। एम एफ हुसैन की जो क्रिएटिविटी थी वो अंदर से निकलती थी, एंड व्हेन ही यूज्ड टू पेंट, जब वो पेंट करते थे वो खो जाते थे। और ऐसा भी कहा गया है कि एम एफ हुसैन को देखकर पैब्लो पिकासो की याद आती थी। पैब्लो पिकासो एक बहुत मशहूर चित्रकार था। उसके जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पैब्लो पिकासो बहुत ही खूबसूरत पेंटर था, बहुत अच्छी पेंटिंग करता था वो, लेकिन कभी उसकी पेंटिंग बिकती नहीं थी, कोई खरीद नहीं पाता था उसकी पेंटिंग। आप जानते हैं उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि कोई उसकी पेंटिंग को समझ नहीं पाया। इतनी डेप्थ, इतनी गहराई थी उसकी पेंटिंग में कि कोई इसको समझ ही नहीं पाता था। एक दिन पैब्लो पिकासो का जो भाई था, उसको उस पर बहुत दया आ गई, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत लव में था वो उसके साथ। उसको दया आ गई तो उसने सोचा कि कुछ किया जा सकता है इसका। खैर, बात आई गई हो गई, और एक दिन एक आदमी पैब्लो पिकासो के पास गया और उसने कहा कि मैं आपकी ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ और इसके बदले में आपको 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ।
आप जानते हैं कि क्या हुआ? पैब्लो पिकासो बहुत जोर जोर से रोने लगा और उस आदमी ने पूछा कि आपको मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं इस पेंटिंग के और आप लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं पैब्लो आप? तो उसने कहा कि मैं जानता हूं, तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है। तो उसने कहा कि लेकिन आपने जाना कैसे कि आपके भाई ने मुझे भेजा है? तो उसने कहा कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी पेंटिंग को समझ पाए, और आज तुम पहली बार यदि 1 लाख रुपए लेकर आए हो तो मैं समझ गया कि मेरे भाई ने तुमको मेरे पास भेजा है पेंटिंग खरीदने के लिए। जो चीज़ अंदर गहराई से निकलती है हमारे, वो हमारा ऑथेंटिक सेल्फ होती है। और फिर इस बात की बहुत परवाह भी नहीं होती कि हमें कौन समझता है या कौन नहीं समझता। अगर मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूं तो किशोर कुमार को आप सब लोग सुनते भी होंगे, आप लोगों ने बहुत नाम भी सुना होगा, और आज भी उनके जाने के कई साल बाद भी हम लोग उनको सुनते हैं। खंडवा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कभी भी म्यूज़िक की कोई तालीम नहीं ली, कोई एजुकेशन नहीं ली उन्होंने म्यूज़िक की। ये सेल्फ प्रैक्टिस रही। वो खुद गली मोहल्ले में गाया करते थे। एक उनका बहुत मशहूर गाना है 5 रुपया 12 आना। तो उनका जो स्कूल का एक जो कैंटीन थी, वहाँ पर उन्होंने उधार किए थे 5 रुपये और 12 आने। वो पैसे मांगता था कि किशोर मुझे 5 रुपये 12 आने दे दो, उस पर उन्होंने गाना बना दिया और आप सब लोग जानते हैं कि वो कितना हिट हो गया। ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैलिबर है, लेकिन हम जो अपनी पूरी लाइफ है वो बर्बाद कर देते हैं। और बर्बाद कैसे कर देते हैं? कॉपी करने में। हम सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो हम भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हम अच्छा क्रिकेट इसलिए नहीं खेलते क्योंकि हमारा मन है खेलने का। हम क्रिकेट इसलिए खेलते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर को हम देखते हैं, इसलिए हम खेलते हैं। और आप सोचिए, यदि सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर को देखता और सोचता कि मुझे गाना गाना है, तो मुझे लगता नहीं आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो सचिन तेंदुलकर का गाना सुनना चाहेगा। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर की आवाज कैसी है। और लता मंगेशकर अगर ये सोचती कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या बुरी हालत हो जाती। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में भी ऐसा हुआ। पूरी लाइफ उसके जो टीचर्स थे वो बहुत कुछ उसको सुनाते रहते थे, और मैथ्स में तो वो इतना ज़्यादा डल था कि टीचर ने उसको ये तक कह दिया था कि आप कभी भी स्कूल में ना आए। और उसकी मदर का एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक बार उसकी पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग हुई, और पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में जब आइंस्टाइन की मदर को बुलाया गया तो टीचर ने कहा कि मैं आपसे पर्सनली कुछ बात करना चाहती हूँ। तो आइंस्टाइन को कमरे से बाहर भेज दिया गया। और जब मीटिंग खत्म हुई तो आइंस्टाइन ने पूछा कि मदर, आपसे टीचर ने क्या कहा? तो उसकी टीचर ये बोलती हैं कि बेटा, आपकी टीचर ये बोली कि क्लास का सबसे ब्रिलियंट बच्चा है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने संस्मरण में ये लिखा है कि एक दिन मेरी मदर की डेथ के बाद मुझे एक चिट्ठी मिली, और उस चिट्ठी पर लिखा था कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल से ले जाइए, इससे डल बच्चा हमारे स्कूल में कोई नहीं है, और अगर ये बच्चा हमारे स्कूल में रहेगा तो हमारा स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। आप सोचिए, एक छोटी सी मोटिवेशन हमारी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है। इसके बारे में अभी क्या हमने सभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज वो समय है। और मैं आप लोगों को कोई बहुत बड़ा लेक्चर देने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने आया हूँ कि जो अनुभव मैंने अपने जीवन में लिए, जो एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे, बस मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर दें। और अगर आपकी लाइफ के अंदर 1% भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद, तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगा, एंड आई विल बी सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। अब बात करते हैं एजुकेशन की। आजकल की जो एजुकेशन है वो किस स्तर पर पहुंच गई है? व्हाट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन? एक एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट विजडम। आप लोगों ने नाम सुना होगा तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी का, सब जानते हैं। उसके साथ क्या अत्याचार हुआ, क्या किया गया हमारे देश के साथ, ये भी आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि तक्षशिला और नालंदा की टीचिंग्स के बारे में।
उनकी टीचिंग्स क्या थी? जो बेसिक कोर था उसकी टीचिंग्स का, वो था टू मेंटेन द इनोसेंस, टू मेंटेन द प्योरिटी। एक हमारे अंदर का ना एक बच्चा होता है, भले ही आप लोग 20 साल के हो जाएं, 22 साल के हो जाएं, 25 साल के हो जाएं, लेकिन कभी कभी जब आप लोग बाथरूम में अकेले होते हैं तो शीशा देख के नाचने का मन करता है। करता है कि नहीं करता? गाना गाने का मन करता है कि नहीं करता? लेकिन जब मम्मी ठक ठक करके बोले बहुत देर हो गई क्या कर रहे हो, तो एकदम सीरियस हो जाते हैं। अग्री और नॉट? ऐसा हर किसी के साथ है। जानते हैं क्या है ये है अंदर का इनर चाइल्ड, ये हमारे अंदर का बच्चा है। और जब हमारे अंदर का बच्चा जीवित रहता है ना, हमारी इनोसेंस और प्योरिटी हमेशा मेंटेन रहती है। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी तक्षशिला और नालंदा की, उस एजुकेशन सिस्टम का जो मेन कारण था कि वो जो सरवाइव कर पाई इतने समय और हमारे देश को इतने सुंदर चाणक्य, गौतम बुद्ध जैसे महान योगी दे पाई, उसका कारण ये था कि वहां पर जो मूल शिक्षा थी उसका जो आधार था वो था पवित्रता, प्योरिटी। वहां पर क्लेवरनेस नहीं सिखाई जाती थी, वहां कभी चालाकी नहीं सिखाई जाती थी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज समाज के अंदर यह सिखाया जाता है कि आप चालाक कैसे बने, और यदि कोई चालाक नहीं होता तो एक गाली है उसका शब्द का प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति के लिए। वो आप सब लोग जानते हैं, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आदमी कहां पहुंच चुका है, मैं तो ये सोचता हूं कि मतलब पहले जो चालाक था उसको गाली दी जाती थी, लेकिन आज जो शरीफ है गाली उसको दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। मैं रोज देखता हूं अपनी लाइफ के अंदर स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को भी मैं बहुत देखता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी कॉलेज में गया हूं लेक्चर के लिए। तो मैं हमेशा जाता हूं कॉर्पोरेट्स में, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का नाम लिया इन्होंने, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा, वो लोग बहुत विद्वान हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा विद्वान आप लोगों को मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि आप लोग अभी नींव रख रहे हैं। जब मकान बन रहा होता है तब उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, लेकिन जब बन चुका होता है, जब आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी। कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं वो उस बिल्डिंग की तरह हैं, उनको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। बहुत कोशिश करता हूँ मॉडिफाई करने की, शायद एक आधा % वो मॉडिफाई हो भी जाते हों, लेकिन मैं कोई बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं रखता। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। बट आप लोगों से मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि इस स्थिति में जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, यहाँ पर मैं भी कभी बैठ चुका हूँ। तो जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखी है, जो अनुभव मैंने अपनी लाइफ में लिए हैं, वो मैं आप लोगों से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो नींव है आपकी, जो बेस है, अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आप खड़ा कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आज मुझे पता चला कि आपके कॉलेज में एक कैरेक्टर डे है, चरित्र निर्माण दिवस। इसको यदि हिंदी में समझें तो कितना आकर्षक शब्द है ये। तो जब मैंने पढ़ा वो कैरेक्टर डे, तो मेरे दिमाग में आया चरित्र निर्माण दिवस। अब यदि ये हेडलाइन हम लिख दें चरित्र निर्माण दिवस, तो सब लोग कितना हंसने लगेंगे, जैसे कि आप सब हंस रहे हैं। पर चरित्र निर्माण है क्या? अब मैं आप लोगों को बताता हूं। चरित्र निर्माण वही है जहां पर हंसी आ सके। हम में से कितने लोग हैं जो रोज ठीक से हंस पाते हैं? देखिए, सोच सोच के लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब एक दूसरे को हंसा रहे हैं तो और धीरे धीरे हाथ खड़े हो रहे हैं। वेरी नाइस। आदमी हंसना ही भूल गया है। आज यहाँ पे हम बहुत हंसेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, यहाँ ज्ञान वगैरह की बातें तो होती रहेंगी, पहले बात हो जाए हमारी बेसिक एथिक्स की। तो आज हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि चरित्र निर्माण होता क्या है। कैरेक्टर डे है आज, आज इसको समझा, आज कैरेक्टर बना ही लेते हैं सब लोग अपना, आज बनी जाए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बनेगा कैसे? एक स्थिति थी अर्जुन की। अर्जुन युद्ध लड़ रहा है कुरुक्षेत्र में, और कृष्ण उसके सारथी बने हुए हैं। और अर्जुन कृष्ण से कहता है
कि वासुदेव इतना धीरे रथ क्यों चला रहे हो, जोर से रथ चलाओ और ले जाओ मुझे उन सबके सामने। तो कृष्ण कहते हैं क्या तुम तैयार हो? वो कहता है मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैंने अपना गांडीव उठाया हुआ है और मैं तीर लेकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं, बस मुझे तीर मारना है, तुम बस मुझे ले चलो, तुम बहुत धीरे धीरे रथ हाँक रहे हो, पूरी गति के साथ तुम रथ को आगे बढ़ाओ। अब कृष्ण समझ गए कि इसका समय आ गया है इसका अहंकार तोड़ने का। अच्छा एक बात और, जो ये बुद्ध पुरुष होते हैं, जो एनलाइटेंड बींग्स होते हैं, ये कभी भी मुफ्त में ज्ञान नहीं बांटते, क्योंकि इनका ज्ञान बहुत सस्ता नहीं होता। ये राइट मोमेंट का वेट करते हैं। अगर कृष्ण गीता पहले ही समझा देते तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने राइट मोमेंट का वेट किया कि मैं ठीक समय पे इसको समझाता हूं। और ये अर्जुन बहुत बदमाश आदमी है, अगर मैं इसको ऐसे ही समझा दूंगा तो ये मेरी बात नहीं सुनेगा, ये मुझे बहुत फ्रेंडली ले लेता है, ये मुझे भगवान समझता ही नहीं है, ये मुझे हल्के में ले लेता है। और ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, आप लोगों के ग्रुप में भी ऐसा होता है। कुछ लोग का जो ग्रुप बना होता है उसमें एक आदमी होता है जो बहुत चतुर होता है, सबके साथ है ये, और हर बात में वो अपना ज्ञान पेल देता है कि तुम लोग ठीक कर रहे हो, लेकिन एक बात मेरी सुन लो, अगर नहीं सुनोगे तो बहुत पछताओगे तुम लोग, ऐसा बोलता है वो। तो ये स्थिति है। तो अर्जुन अब बैटल फील्ड के अंदर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अर्जुन अब बैटल फील्ड में है और वेट कर रहा है, और कृष्ण भी वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का। तो कृष्ण ने क्या चालाकी की, वो अपना रथ हाँकते हाँकते हाँकते, अर्जुन ने सोचा कि दुर्योधन के आगे रोकेंगे, लेकिन हाँकते हाँकते द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के आगे रोक दिया उन्होंने। अब वो फंस गया अर्जुन। उसने कहा कि आप दुर्योधन के सामने क्यों नहीं रोक रहे रथ को, मुझे दुर्योधन को मारना है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये कौरव सारे एक साथ ही तो हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी है कि तुम दुर्योधन को मारोगे, भीष्म पितामह को नहीं मारोगे, द्रोणाचार्य को नहीं मारोगे। अब वहां पर आकर अर्जुन अटक गया और उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और कृष्ण यही चाहते थे कि बस तू एक बार अटक जा, फिर मैं अपना ज्ञान दिखाता हूं तुझे, हु आई एम। फिर उन्होंने उस बात को समझाया कि देख तेरा जो अहंकार है ये एक रेजिस्टेंस है, एक तूने दीवार खड़ी कर दी अपने बीच में, तू थोड़ा हम्बल बन। सबसे पहले तो तू जब हम्बल बनेगा, जब तू ग्राउंडेड होगा, तब मेरी बात को तू समझ पाएगा। अगर तू ये कहेगा कि मुझे सब आता है और तुम बस रथ चलाओ, यू आर माई ड्राइवर, क्योंकि उस टाइम पे तो रथ गाड़ी के जैसा था ना, तो अर्जुन समझ रहा था कि ही इज माई ड्राइवर, यू जस्ट ड्राइव, डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस, दिस इज माई पर्सनल बिजनेस। ही वॉज लाइक दैट। तब कृष्ण ने सोचा कि ये अब ठीक समय है इसको ज्ञान देने का। तब उन्होंने बताया कि गीता के जो उपदेश हैं उसके बारे में उन्होंने उसको अनफोल्ड किया, और फिर उन्होंने जीवन का दृष्टांत दिया, लाइफ की फिलॉसफी दी कि हाउ कैन यू सर्वाइव इन दिस बैटल फील्ड। और ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई फिजिकल कुरुक्षेत्र आएगा और वहां पर हमारे पास धनुष होगा, एक तीर होगा और हमारे सामने दुश्मन खड़े होंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा हुआ है अर्जुन के साथ, वो एक दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो रिपीट नहीं हो सकता है क्योंकि सबकी लाइफ अलग है। लेकिन एक बात जो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रही है वो ये है कि दिस होल लाइफ, एवरी मोमेंट इज अ बैटल फील्ड। चाहे आप घर पर हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप स्कूल कॉलेज में हो, आप कहीं पर भी हो, ये जो एक लाइफ है ये एक बैटल फील्ड है, एक युद्ध का मैदान है। आप स्कूल में होते हैं, आप स्कूल में स्ट्रगल करते हैं, वो एक स्ट्रगल, एक डिफरेंट लेवल की स्ट्रगल है। आप कॉलेज में आते हैं, एक डिफरेंट लेवल का कंपटीशन और स्ट्रगल है। आप फिर कॉलेज से बाहर जाते हैं तो फिर एक नेक्स्ट लेवल का स्ट्रगल है। तो हमारी पूरी लाइफ के अंदर एक बैटल फील्ड बना हुआ है। अब उस बैटल फील्ड के अंदर अगर हमें राइट विजडम मिल जाए, राइट वे ऑफ लिविंग मिल जाए, तो हमारी एक समझ पैदा होती है, और वो समझ हमें बताती है पर्पसफुल लिविंग। व्हाट इज पर्पसफुल लिविंग? अपना पर्पस जानना कि मेरा पर्पस क्या है। हम सुबह सब उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? फोन देखते हैं, पिलो के नीचे फोन रखा होता है और देखते हैं व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आए हैं,
कितने लाइक्स आए हैं मेरी फोटोग्राफ पे, जिसने किया उनकी शक्ल भी देखते हैं, फिर देखते हैं ठीक है इनमें पसंद नहीं आ रहा कोई, ठीक है। फिर हम और देखते हैं, गहराई में जाते हैं, फिर हमें याद आता है ओ हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। फिर जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें हम तैयार होकर कॉलेज आ जाते हैं। अब फिर पूरा दिन हमारा शुरू होता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज दिस द रियल पर्पस ऑफ लाइफ और नॉट? तो अगर ये रियल पर्पस नहीं है तो हमारा रियल पर्पस है क्या? रियल पर्पस है टू नो योर पर्पस। व्हाट इज रियल पर्पस? इसका आंसर ये नहीं है कि कोई आए और आपको बता के चला जाए कि ये आपका पर्पस है। वो तो बहुत सारे लोग कर चुके हैं आपके साथ। किसी ने बताया कि आप डॉक्टर बन जाओ, जबकि आपका मन ही नहीं है डॉक्टर बनने का। कोई कहता है कि आप एक काम करो डांस करने लग जाओ, जबकि आप डांसर बनना ही नहीं चाहते। कोई कहता है आप सिंगर बन जाओ, जबकि आप सिंगर बनना नहीं चाहते। तो जो आप बनना चाहते हो उसको पॉलिश करना, उसको एनहेंस करना, और जब आप उसको एनहेंस करते हैं दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन अनलीश द ट्रू सेल्फ, जो आपका रियल सेल्फ है, जिसको हम सोल कह लें, स्पिरिट कह लें, कोई भी नाम हम उसको दे लें। जो आपका एक ट्रुथफुलनेस है, एक जो आपकी सच्चाई है, वो जब बाहर आती है वो सर्व करती है रियल पर्पस ऑफ लाइफ। और इसके बाद जो उसका आउटकम होता है वो ये होता है, एक अलाइवनेस आ जाती है हमारी जिंदगी में, जिसको हम कहते हैं जिंदा दिली। और जब हमारी लाइफ में एक अलाइवनेस आ जाती है तो उससे क्या होता है? कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। हम जो भी डिसीजंस अपनी लाइफ में बनाते हैं, जैसे अभी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई अपना बैग खोल रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब हम डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ के कि हम क्या करना चाहते हैं। आप जो यहाँ पे सुन रहे हैं उनके भी डिसीजंस हैं। आप चाहते हैं कि कुछ एक ऐसी समझ पैदा हो जाए, कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट हमें मिल जाए लाइफ में जहां से एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ पाएं। एक लाइफ में ना सीढ़ी होती है, हर किसी की लाइफ में एक सीढ़ी होती है, देयर इज अ लैडर, और जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है। हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हम कौन सी पड़ाव पर खड़े हैं, हम कौन सी पैड़ी पर खड़े हैं। कुछ लोग पहली पैड़ी पर खड़े हैं, कुछ लोग तीसरी पैड़ी पर खड़े हैं, कुछ लोग 5वें स्थान पर खड़े हैं, और कुछ लोग कहीं पर खड़े ही नहीं हैं। इस बात का निर्णय होना चाहिए। यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ वेयर आर यू स्टैंडिंग। और जैसे ही आपको इस बात का पता लगता है कि वेयर आई एम आई स्टैंडिंग, बस दैट इज द पॉइंट व्हेन यू बिकम कॉन्शियस। आप जागृत हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। और जैसे ही आप कॉन्शियस होते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन मेकिंग है वो एकदम परफेक्ट होती चली जाती है। तो एक तो होता है कि हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, हमें ये करना है, हमें ये करना है, दैट इज ऑल्सो गुड, जिनके लिए काम करती है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है, और वो जो नेक्स्ट लेवल की चीज होती है दैट इज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए मैम आई और सीट खाली हो गई, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। मैम आ जाती और वो जो बैठा था वो खड़ा नहीं होता, तो ये प्री प्लानिंग होती कि कोई भी आ जाए मैं उधर कर लेता हूं। मैं दिल्ली से हूं, तो दिल्ली में मेट्रो चलती है, आप सब लोग जानते हैं, पुणे में भी आ रही है, कब आएगी उसका पता नहीं है। खैर, तो दिल्ली में जो मेट्रो चलती है उसमें 2 सीट महिलाओं की होती है, एक 8 सीटों में। हालांकि 2 डब्बे महिलाओं के अलग होते हैं, लेकिन जो पुरुषों के डब्बे होते हैं, जो कॉमन डब्बे होते हैं, उसमें भी 2 सीटें महिलाओं की होती हैं। अब उस महिलाओं वाली सीट पर कभी कभी जैसे यंग बॉयज या थोड़े मिडिल एज के लोग बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे वो देखते हैं कि हम बहुत थक रहे हैं, तो 1 घंटा जैसे मान लीजिए किसी की यात्रा में लग रहा है और वो कहीं स्टेशन पर बैठ गया है और उसको 1 घंटे बाद उतरना है, तो क्या होता है कि एक जगह है चांदनी चौक, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा निवास है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। और उसके बाद एक कनॉट प्लेस एरिया है, राजीव चौक, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ चढ़ती है। तो जब भीड़ चढ़ती है तो वो जो यंग लड़के होते हैं वो चेहरा छुपा के ऐसे नीचे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं और एक्टिंग करने लगते हैं कि सो रहे हैं, ताकि कोई लेडी आए तो उनको उठाए ना। हमारी लाइफ में हर किसी समय एक ना एक क्षण ऐसा आता है जहां पर हम अपना मुंह छुपाए रहते हैं। हमें इस बात को जानना चाहिए
कि क्या हमारा जीवन मुंह छुपाने के लिए है या परिस्थिति को डटकर देखने के लिए कि हम कहां पर खड़े हैं। एक सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताता हूं वो ये है कि प्रॉब्लम लाइफ में जब आती है जब हम अपने आप से दोस्ती नहीं करते। एक बहुत सिंपल सी बात है, लाइफ में अगर सारी प्रॉब्लम्स खत्म करनी है तो जस्ट फ्रेंडशिप विद योर सेल्फ। एक लड़का मुझे मिला, उसने मुझे बताया कि मैं आज बहुत दुखी हूं। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों दुखी है, तो वो कहता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है। तो मुझे कहना पड़ा कि सो सैड। मैंने कहा, हालांकि मन नहीं था मेरा कहने का, लेकिन मैंने कहा। फिर 2 घंटे बाद वो ना बहुत हंसता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, ब्लॉक खोल दिया क्या? कहते नहीं, जो दूसरी थी उसने मैसेज कर दिया, हाय कैसे हो। तो मैंने उसको एक बात कहा, मैंने कहा अगर ये भी ब्लॉक कर देगी तो फिर क्या करोगे? बोलते हैं ये क्वेश्चन मैंने अभी तक पूछा नहीं। मैंने कहा जब इसने किया है तो हो सकता है ये भी कर दे। तो उसने कहा कि अच्छा फिर आप बताओ कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, खुद से दोस्ती कर लो। अभी क्या है कि तुम बहुत डिपेंड हो दूसरों पर कि मुझे वहां से खुशी मिलेगी। एक लड़की है खुशी, उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि खुशी मिलेगी। जिसका नाम खुशी है कभी उसे ही खुशी नहीं मिल पाई। अब खुशी कैसे खुशी देगी? इट इज नॉट पॉसिबल। फ्रेंडशिप जब हम अपने आप से कर लेते हैं तो चाहे हमारी लाइफ में खुशी हो, लड़की की बात कर रहा हूं, या ना हो, हमें खुशी मिल जाती है। बिकॉज हैप्पीनेस लाइज विद इन। हैप्पीनेस लाइज विद इन बिकॉज सैडनेस इज ऑल्सो लाइज विद इन। तो यू हैव बोथ द चॉइसेस, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। अब ये तो बात हुई हैप्पीनेस और सैडनेस की, लेकिन इनसे भी एक ऊपर की बात है, क्योंकि जहां पर हैप्पीनेस होगी वहां पर सैडनेस होगी होगी, कोई नहीं बचा सकता है। ये ऐसा है कि आप लोगों ने साइकिल देखी होगी, एक पेडल नीचे जाता है तो दूसरा पेडल ऊपर आता ही आता है। इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस, प्लेजर एंड पेन वर्क्स टुगेदर। जहां प्लेजर है वहां पेन तो होगा। तो अब इसका आंसर क्या है? ऐसा क्या किया जाए कि प्लेजर भी ना हो और पेन भी ना हो? तो उसका एक आंसर है ब्लिस, आनंद, जिसको कहते हैं चरम सुख। और इसको अगर हमने जान लिया कि व्हाट इज ब्लिस, तो जितना आप अभी खुश हैं इससे 10 टाइम्स मोर खुश होंगे। तो आज हम बात करेंगे आनंद की। आनंद कैसे आए? सोचो, आनंद का नाम लेते ही आ गया। अच्छा, खुशी का नाम लेते खुशी नहीं आई थी। देख रहे हो आप, ये डिफरेंस है। क्योंकि जो खुशी है, अब मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, खुशी का मतलब हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का नाम हम लेंगे तो सैडनेस उसके साथ चलती ही चलती है। ये डेफिनेटली तय है, ये हो चुका है तय कि जहां पर आज हम खुश हैं तो कल हम उदास भी होंगे। आज हमारे मार्क्स अच्छे आए तो हम हैप्पी हो गए, लेकिन कल अगर हमारे मार्क्स ठीक नहीं आए तो हम सैड हो गए। लेकिन अगर हमने इस चीज को समझ लिया कि देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड सैडनेस, दैट इज ब्लिस। अगर हमने ब्लिस क्वेश्चन को पकड़ लिया अपनी लाइफ में तो हमारी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो पहला जो सूत्र है वो तो ये है कि फ्रेंडशिप विद योर सेल्फ। और दूसरी बात ये है हेल्दी कंपटीशन। जो हमारा कंपटीशन है वो बहुत हेल्दी हो। एक लड़के ने बाइक ली और वो बाइक लेकर कॉलेज में आया। अब सिर्फ उसके पास बाइक थी और किसी के पास बाइक नहीं थी। एक बहुत सुंदर बाइक लेके आया 2.5-3 लाख रुपए की। और जब वो बाइक लेकर आया तो जिन लोगों के पास बाइक नहीं है वो सब उसको देख रहे हैं। अब सारा ध्यान उनका हर चीज से हट गया और बस वो ये सोच रहे हैं कि ये बाइक भी हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता। और मन में ना एक कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आ गई, कंपटीशन की फीलिंग आ गई।
अब आप ये बताइए, क्या ये कंपटीशन अच्छा है? नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन फीलिंग आती है ना, फीलिंग तो सभी को आती है। कौन है यहाँ पे ऐसा जिसको फीलिंग्स नहीं आती? सभी को आती है, आती है ना? वो भी कह रहे हैं आती है। तो ये जो कंपटीशन है, अगर इस कंपटीशन को हम लेट गो कर दें और ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज कंपटीशन, तो हमें एक समझ बैठती है। और वो समझ ये होती है कि कंपटीशन शुड बी वेरी हेल्दी। कंपटीशन बहुत हेल्दी होना चाहिए। तो हेल्दी कंपटीशन कैसा होता है? हेल्दी कंपटीशन वो, ये फिजिकली जो हेल्दी है वो मेरी बात का बुरा ना माने, वो अच्छी बात है। हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये है कि आप अपने आप से compete कर रहे हैं कि अगर मेरे आज 90 मार्क्स आते हैं तो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें मैं 95 कैसे सिक्योर करूंगा। ये नहीं कि जो दूसरा पढ़ रहा है 95 वाला उसकी बुक चुरा लूं। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है अपनी क्लास में। एक लड़का फुल मार्क्स लाता था, तो जो 33 मार्क्स लाता था उसने फुल मार्क्स वाले की बुक छुपा दी। अब जिसके फुल मार्क्स आते थे वो बहुत रोने लगा और टीचर के पास गया। तो टीचर ने कहा कि क्या हो गया? तो उसने कहा मैम मेरी किसी ने बुक चुरा ली। अब टीचर मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट होगी, उसने ठीक उसी लड़के को पकड़ा जिसके 33 मार्क्स आते थे। उसने कहा तुम इधर आ जाओ, उसकी बुक दे दो। क्योंकि टीचर को सब पता होता है कि कौन क्या कर सकता है। ऐसे हमारी लाइफ के अंदर भी हमारा एक इनर टीचर होता है जो हमारे अंदर होता है, जो हमको गाइड करता है। अगर हम उसकी सुने तो, अगर हम अपने इनर टीचर की बात सुन लेते हैं तो वो हमें हेल्प करता है कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग में। और जब हम कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं तब हमारी लाइफ के अंदर जो कंपटीशन बाहर की तरफ है वो ट्रांसम्यूट होकर इनर कंपटीशन में बदल जाता है। और जब हम एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं तो हमारा एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है। अभी आप लोग यहां पर कितना हंस रहे थे, वो सेंस ऑफ ह्यूमर था। जो अभी हंस नहीं रहे हैं वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। तो जब आप हंसते हैं, वेन यू एंजॉय द लाफ्टर, वेन यू रिजॉइस, जब आप बहुत खुश होते हैं तो हमारी लाइफ से एक डिप्रेशन, जो एक छोटी सी बीमारी है जो कि बहुत बड़ा रूप ले चुकी है पूरे वर्ल्ड में, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये पहले कोई जानता भी नहीं था। एक छोटा सा चुटकुला मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक बच्चा पैदा हुआ तो जो मदर थी उसने नर्स से पूछा कि क्या हुआ है। तो नर्स बोले, इससे पहले बच्चा बोला कि अरे बाप रे बहुत बड़ा डिप्रेशन हो गया है। मैं बोली कि कैसे? बोले मैं इस दुनिया में आ गया, दिस इज अ डिप्रेशन। और ये सबके साथ रियलिटी है। यहां पे आप किसी से भी पूछो, एक छोटे बच्चे से मैंने पूछा, हु वाज इन क्लास 4th, वो बहुत भारी बैग लेकर चल रहा था। मैंने कहा और पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले बस पूछो मत, सब बेकार है। मैंने कहा क्यों, क्या हो? बोले सब मोह माया है। मैंने कहा मोह माया कैसे है? बोले सब संत महात्मा कह रहे हैं बोझ त्यागो, हमारा बैग का इतना बोझ है कोई इसको त्यागने के लिए बोलता ही नहीं है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो समझ लो डेड हो गए हम। जैसे फोन डेड हो जाता है ना, ना आती है ना जाती है मिस कॉल। कुछ कर नहीं सकते, यू कैन डू एनीथिंग। तो जब ना आएगा ना जाएगा तो आदमी मर जाएगा, दिस इज अ फैक्ट। इसलिए फ्लो होते रहना चाहिए। और जब लाइफ में फ्लो होता है तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है, एक खुशी पैदा होती है। खुशी की बात नहीं करूंगा, आनंद आता है। और उससे क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये हमारी लाइफ से परमानेंटली रिमूव हो जाता है। एक बहुत और अच्छी बात जो मैंने इस कॉलेज में देखी, अभी जब हम आ रहे थे तो मैडम ने हमको दिखाया कि बहुत सुंदर सुंदर हट्स बनी हुई हैं उन लोगों के लिए जो रियाज करना चाहते हैं म्यूजिक का। अब मैं इस हंसी को क्या समझूं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूं। बाद में समझूंगा उन लोगों से जो ज्यादा हंस रहे हैं।
तो जो भी रहस्यपूर्ण बात है उस हट में, उस विषय को ना देखते हुए अपने विषय पर मैं केंद्रित होता हूं। तो मैम ने बताया कि रियाज होता है। ठीक है, जो लोग नहीं मानते नहीं होता नहीं होता, पर ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि होता है। तो जब हमारी लाइफ में म्यूजिक, आर्ट, पोइट्री, ये हमारी लाइफ में डेवलप होनी चाहिए। अभी क्या है कि घर पे एक बच्चा पेंटिंग कर रहा है तो पेरेंट्स कहते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। अगर कोई गाना गा रहा है तो कहते हैं ये क्या पूरे दिन गाना ही गाते रहते हो। कोई नाच रहा है तो कहते हैं क्या ये नचनिया बने फिरते रहते हो। अब ये बहुत अजीब बात है। भैया आर्ट है, ये क्रिएटिविटी है। कोई अगर शायरी कर रहा है, कोई पोइट्री कर रहा है तो बुरा मान जाते हैं लोग, और सबसे ज्यादा तो घर के बुजुर्ग बुरा मान जाते हैं। कहते हैं नाम डुबो दिया इसने तो हमारे खानदान का, पूरा बर्बाद हो गया है ये तो। क्योंकि हमने कभी ये समझा नहीं कि आर्ट और क्रिएटिविटी है क्या। आर्ट और क्रिएटिविटी वो है जो हमारे अंदर से निकले। आप पेंट करना चाहते हैं, आप पेंट करिए। आप गाना गाना चाहते हैं, आप गाना गाइए। आप डांस करना चाहते हैं, आप डांस कीजिए। क्योंकि जब तक हमारे जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे, जो हमारी आर्ट है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, जब तक वो हमारे अंदर से अनलीश नहीं होगी, हम बेटर एजुकेशन की तरफ कभी जा ही नहीं सकते। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एजुकेशन। क्योंकि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, ये बहुत वास्ट है। ये इतनी वास्ट है, जैसे आप स्काई को देखते हैं ना, आसमान को, बहुत वास्ट होता है और बहुत सारे क्लाउड्स उसमें होते हैं। तो ये जो क्लाउड्स हैं, दीज आर आर थॉट्स, दीज आर जजमेंट्स, जो हम जज कर लेते हैं। कभी कभी हम खुद को भी जज कर लेते हैं। हमें डांस करना नहीं आता सपोज, लेकिन जब हम करना चाहते हैं, हमारा मन करता है, तो हम सोचते हैं कि चलिए डांस करें। तो हम जिनके साथ होते हैं कभी कभी, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा डांस करेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन अगर एक अंधेरे कमरे में आप लोगों को रख दिया जाए और बोला जाए कि खुल के डांस करो, तो आप लोग इतना डांस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हम ये कभी चाहते नहीं कि कोई हमें जज करे, और कोई आपको जज ना करे उसका सबसे बड़ा एक रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्या है, कोई हमें जज क्यों करता है। हमें लोग जज इसलिए करते हैं क्योंकि हम सबसे पहले अपने आप को जज करते हैं। आप एक बात मेरी ध्यान रखना, आपने सपोज करिए एक वाइट शर्ट पहनी है, उस पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट लग गया है, ठीक है। अब कोई और देखे या ना देखे, लेकिन आप ये कहेंगे यार यार मेरी शर्ट पे ब्लैक स्पॉट लग गया, कोई देख ना ले, किसी को दिखाई ना दे जाए। और पूरा ध्यान आपका वो पूरी वाइट शर्ट है, लेकिन वो इतने से स्पॉट पे चला जाता है। आप उस पूरी वाइटनेस को नहीं देख पाते, लेकिन वो ब्लैक स्पॉट को देखते रहते हैं। और जब आप मन में ये सोचते हैं कि कोई देख ना ले, मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं, आप मेरी बात आजमा लेना कि दूसरा आपको बोल ही देगा कि ब्लैक स्पॉट कहां से आया। क्योंकि आपने अपने आप को जज किया। और जैसे ही हम जज करते हैं, हम एक तरंगे पैदा करते हैं, हम एक वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। और जैसे हम वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, तो सामने वाले को जो थॉट प्रोसेस है उस पर वो वाइब्रेशंस स्टिक हो जाती हैं। कभी आप अपने बारे में अच्छा सोचिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारे लोग अपने बर्थडे वाले दिन बहुत अच्छा समझते हैं अपने आप को कि वो सबसे सुंदर हैं पूरे कॉलेज में, जिस दिन उनका बर्थडे होता है। और उस दिन वाकई वो बहुत सुंदर बन के भी आते हैं। तो वो जो सुंदर बन के आते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक इनर फीलिंग है कि आई एम लुकिंग द बेस्ट, आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। या जो लड़कियां वो कहती हैं कि आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, आज मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तो कुछ लोग बोल भी देते हैं आप में से कि आज क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो बिकॉज आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो वहां तक पहुंच जाती हैं सामने वाले तक। अगर आप किसी के साथ एक लविंग वाइब्रेशन शेयर करते हैं, देन यू कैन स्प्रेड लव। लेकिन आप अगर किसी से नफरत की वाइब्रेशन शेयर करते हैं, तो आप उस आदमी से बात भी नहीं करते, लेकिन मन में ऐसा लगता है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि इसको बहुत मारूं पकड़ के। अब बताइए, जिससे आप कभी मिले नहीं, जिससे कभी बात नहीं करी, उसको मारने का मन करता है। ऐसा हुआ कि एक बार मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, एक सामने
लेडी बैठी थी, वो अपनी बुक पढ़ रही थी, कोई इंग्लिश नॉवल पढ़ रही थी। बहुत अच्छी बात है, बुक पढ़ रही हैं। मेरे बराबर में एक व्यक्ति बैठे थे, बहुत शरीफ से लग रहे थे देखने में, लेकिन शायद उन महिला को वो शरीफ नहीं लगे होंगे। तो वो जो लेडी सामने बैठी थी, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि एक्सक्यूज मी। मैंने कहा क्या? बोली ये आपके साथ हैं। मैं कहा अभी तक तो नहीं है। मैंने कहा पता नहीं क्या बोलेंगी ये, डिपेंड करता है कि मेरे साथ हैं या नहीं है उनके शब्दों पे। तो मैंने कहा नहीं मेरे साथ तो नहीं है। बोली क्यों? बोली पता नहीं इनको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं 4-5 इनको चांटे मार दूं। तो मैंने कहा कुछ बात हुई? बोली नहीं कुछ नहीं कहा इन्होंने। तो मैंने कहा फिर? बोली पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मार दूं मैं इनको बहुत। कभी कभी हमारी ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं कि हम शब्दों से कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारी जो इनर फीलिंग्स होती हैं, शायद उस लेडी ने उनकी इनर फीलिंग्स पढ़ ली हो, लेट्स एज्यूम दिस। तो हमारी जो इनर फीलिंग्स होती हैं वो कभी कभी ऐसी होती हैं कि सामने वाले के साथ झगड़ा करने की, प्यार करने की, दोस्ती करने की। कभी कभी हम किसी से जस्ट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं होता, लेकिन हम उस आदमी से दोस्ती करना चाहते हैं और एक जेंटल फ्रेंडशिप हो जाती है नॉर्मली। तो उसका रीज़न ये है बिकॉज वी आर सो कनेक्टेड विद आवर सेल्फ, और हम ये बहुत क्लियर है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं। तो शंकराचार्य एक बात कहते हैं कि ये जो विचार हैं ये रोग होते हैं। रोग का मतलब है डिसीज। जो नेगेटिव थॉट्स हैं इट इज लाइक अ डिसीज। अब अगर कोई चीज रोग है तो उसका उपचार भी होना चाहिए। तो शंकराचार्य कहते हैं कि विचार औषधि ही, जो विचार हैं ये ही औषधि है। ये ऐसा है कि जैसे सांप यदि किसी को काट ले तो और हम पूछें कि इसकी एंटीडोट क्या है, तो वीनम जो उसका जहर है वही उसकी एंटीडोट है। तो ऐसे ही जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे, उनका एंटीडोट क्या है? अच्छे विचार। सिंपल सी बात है। एक जग आपके पास है और वो मिट्टी से भरा हुआ है, आप उसमें पानी डालते हैं और आप कहते हैं पानी खराब है, जबकि पानी खराब नहीं है। मिट्टी का बर्तन था, उस बर्तन के अंदर मिट्टी थी, आपने उसको साफ किया, फिर आप उसी जल को, जिसको आप कह रहे हैं कि गंदगी है, उसी को आप साफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी थी वो निकल गई और क्लैरिटी हमारे सामने आ गई। हमारी लाइफ में भी जब क्लैरिटी आ जाती है हमारे सामने, तो हमारा पूरा जीवन एक रेनबो की तरह बन जाता है। रेनबो आप सब लोग जानते हैं, इंद्रधनुष। आप लोगों ने देखा है इंद्रधनुष। हमारी लाइफ में भी इंद्रधनुष होता है। जैसे म्यूजिक में 7 नोट्स होती है ना, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट हट नाउ। झोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूं। तो जो हमारी लाइफ का जो म्यूजिक है, जैसे म्यूजिक में 7 नोट्स होती हैं, ऐसे हमारी लाइफ में भी 7 नोट्स होती हैं। और अगर हम उन 7 कलर्स को देख लें तो एक विबग्योर बन जाता है। एंड इफ वी नो हाउ टू कनेक्ट विद द रेनबो, तो हमारी लाइफ पूरी कलरफुल हो जाती है। जिसे कहते हैं रंगीन जिंदगी। जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, कलरफुल लाइफ, डेड नहीं होनी चाहिए, ग्रे नहीं होनी चाहिए। और जितनी कलरफुल हमारी लाइफ होगी उतना हमारा जो करेक्टर है, देखिए फिर करेक्टर डे पे करेक्टर आ गया है, तो उतना ही हमारा करेक्टर निखर के आएगा बाहर। तो कॉलेज में आज जो करेक्टर डे रखा गया है, शायद उसका मकसद भी यही हो कि आप लोगों का जो एक चरित्र है वो एक अच्छा करेक्टर आप लोगों का बने, एक अच्छा चरित्र आप लोगों का बने। और अच्छे चरित्र बनाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिव इन द मोमेंट। लिव इन द मोमेंट का मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। उस रो के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, अभी कुछ बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के बाद कहाँ जाना है, कहाँ पे खाना खाने जाना है, अच्छा वहाँ पे आज सेल लगी है, नहीं नहीं पैसे नहीं, विंडो शॉपिंग कर लेंगे, घर पे जाके क्या करना है। वो तो लिव इन द मोमेंट नहीं है, वो तो फ्यूचर इन द मोमेंट है, बाद में क्या करना है। या फिर हमारे थॉट्स क्या आते हैं, अभी इससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं जब घर पे आया तो मम्मी खुश नहीं थी, लगता है कोई गलती पकड़ ली मेरी, कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे, क्या हो गया। तो हमारा जो माइंड है वो कांस्टेंट इसी दुविधा में रहता है, एक कंफ्यूजन में रहता है कि मुझसे क्या गलतियां हो गई, मुझसे क्या अच्छा हो गया, मैंने क्या कर दिया और मुझे क्या करना है। उससे एक लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, एक द्वंद्व पैदा होता है। और जब तक हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, हम लाइफ में कभी सक्सेस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सक्सीड इन आवर लाइफ।
तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की फोटो लगी हुई है, तो लाइफ में ही वॉज वेरी यंग, बहुत यंग थे ये, और इन्होंने यंग एज के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया। उसका कारण था कि फोकस बहुत था। एक बार यूरोप गए स्वामी विवेकानंद, अभी तस्वीर देखकर मुझे याद आ गया एक दृष्टांत। तो वहां पर एक व्यक्ति था शॉफेनेयर। तो शॉफेनेयर इनके साथ मुलाकात हुई, इनको बहुत अच्छे से अटेंड किया, और उसने एक बुक दे दी इनको पढ़ने के लिए कि ये मेरी बुक्स हैं। तो स्वामी विवेकानंद बहुत पढ़ने के शौकीन थे, इन्होंने एक बुक उठा ली और 1 घंटे बाद वो बुक उन्होंने वापस कर दी। तो शॉफेनेयर ने कहा कि आपने वापस क्यों कर दी, आपने पढ़ी नहीं? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नहीं, मैंने पुस्तक पढ़ ली है। तो कहते हैं कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि आपने बुक पढ़ ली। तो कहते हैं कि आप कुछ भी पूछ लीजिए इसमें से। तो जब उन्होंने पूछा और उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने इसका उत्तर दिया, तो शॉफेनेयर ने सर पकड़ लिया अपना कि ये क्या चीज़ है। तब उन्होंने बताया कि ये अध्यात्म की शक्ति है, ये हमारे देश की जो संस्कृति है, ये वो है। तो शॉफेनेयर बहुत घबराया, उसको समझ नहीं आया कि ये है क्या। तो बहुत आर्ग्यूमेंट करने लगा, क्योंकि शॉफेनेयर भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी था और इंडोलॉजी के अंदर उसने अपना रिसर्च किया हुआ था और बहुत सारी उसने पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उसने। तो मैक्स मुलर और शॉफेनेयर, ये जो दो लोग थे, इन्होंने इंडियन फिलॉसफी के बारे में, अध्यात्म जगत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कुछ कुछ अच्छा भी है पढ़ने योग्य, और कुछ इन्होंने बहुत सारी बुराइयां भी लिखी हैं भारत के बारे में, जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि जब फोकस व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच में भी जाता है जहां पर भले ही उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, जहां भले ही उससे विद्वान लोग हों, तो वो उस क्षेत्र का जनक कहलाता है, तो वो उस क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता है, सम्मानित व्यक्ति कहलाता है, एक रिस्पेक्टेड पर्सन कहलाता है। तो लिव इन द मोमेंट का मतलब यह है कि आप पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा, एक संस्कृत के 3 शब्द हैं, मन, वचन और कर्म। जब ये मन का मतलब हो गया माइंड, वचन का मतलब हो गया व्हाट यू स्पीक, योर वर्ड्स, और कर्म योर एक्शंस। व्हेन योर वर्ड्स एंड एक्शंस become aligned with your mind, then whatever you do in your life becomes so beautiful. तो मनसा वाचा कर्मणा एक सिद्धि है, मनसा वाचा कर्मणा एक सूत्र है जीवन का, जिसको यदि हम अपने जीवन में ढाल लें, जिसको यदि हम अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें और इसको समझ पाएं कि हमारा जीवन है क्या, तो हम पाएंगे कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, चाहे हम स्कूल में हों, कॉलेज में हों, नासा चले जाएं, यूएस चले जाएं, जापान चले जाएं, इंडिया में हो, कहीं पर भी चले जाएं, ये हमारी जो विजडम है, जो हम अपने अंदर अपने साथ रखते हैं, ये हम सब जगह लेके जा सकते हैं। और एक जो चोर है वो आपका लैपटॉप चुरा सकता है, आपकी बुक्स चुरा सकता है, लेकिन आपकी जो विजडम है वो कोई आपसे नहीं चुरा सकता। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति वही होता है। अगर आप पूछें कि हु इज द रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट, तो रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट तो वो होगा जो सबसे ज्ञानी होगा। अगर आपकी विजडम आपके पास है तो आप बहुत रिच हैं। फिर आप खाली जेब भी अगर कहीं पर चले जाएंगे तो आपके पास वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि आप धन उपार्जन कर सकते हैं। यू कैन एक्यूमुलेट अबंडेंस ऑफ वेल्थ थ्रू दिस। और इसके लिए हमें लाइफ में गोल सेटिंग करने की जरूरत है। गोल सेटिंग ऐसी हो कि बहुत ज्यादा मैकेनिकल ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च कर लेते हैं हाउ टू सेट आवर इंटेंशंस, हाउ टू सेट आवर गोल्स। वो गूगल वाले भैया को थोड़ा सा साइड रख के अगर अपने जीवन को आप देखें कि हाउ टू सेट गोल्स इन माय लाइफ, तो आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्टेप्स हैं। एक एज ग्रुप होता है हर किसी की लाइफ में। आप 15 साल के थे, फिर आप 20 के होंगे, आप 25 के होंगे, आप 30 के होंगे। एक गोल सेटिंग होनी चाहिए कि मुझे स्कूल में 11th के अंदर क्या सब्जेक्ट लेना है, फिर मुझे 12th के बाद इंजीनियरिंग लेनी है, इंजीनियरिंग में मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ। पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ मुझे अपनी लाइफ के स्किल्स डेवलप करने हैं, अपनी क्रिएटिविटी एनहांस करनी है, जो मेरे क्राफ्टमैनशिप है उस पर मुझे बहुत काम करना है। आपको पतंग उड़ानी आनी चाहिए, आपको पॉटरी आनी चाहिए, आपको म्यूज़िक आना चाहिए, आपको डांस आना चाहिए, आपको हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, आपको स्विमिंग आनी चाहिए।
छोटे छोटे जो गेम्स हैं जो गांव में लोग खेलते हैं वो आपको आने चाहिए। एसी में बैठकर चेस खेलना, कैरम खेलना तो इट्स वेरी इजी। लेकिन जब आप ग्राउंडेड बनते हैं तो आपको लाइफ समझ आती है। और जब आप लाइफ समझते हैं तो लाइफ मैनेजमेंट आपके सामने होता है। जरूरी नहीं है कि एमबीए के स्टूडेंट्स जो होंगे वही लाइफ मैनेजमेंट समझते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, लेकिन आपको लाइफ मैनेज नहीं करनी आती। लेकिन जो गांव का आदमी है उसे बहुत अच्छे से लाइफ मैनेज करनी आती। कैसे? जब उसकी फसलें पक जाती हैं तो उसको ये बात पता होती है कि कौन से समय पर बारिश आएगी। उसको ये पता होता है कि कौन से समय पर राइट टाइम है कौन सी क्रॉप्स का, कौन सी फसल मुझे कब बोनी है। अब ये जो टाइमिंग है ये उसने कहीं पर पढ़ी नहीं है। उसने कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, कोई उसने क्लाइमेट नहीं पढ़ा है, कोई वो वेदर एक्सपर्ट नहीं है, कोई वो एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है। लेकिन क्या चीज़ है जो उसको आती है? वो आती है उसको अपनी इनर गाइडेंस से, उसके डीप कनेक्शन के साथ, उसके फोकस के साथ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। अभी हम क्या है कि बहुत सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव हम क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा होता रहे और दूसरे के साथ गलत होता रहे। हमारे साथ जो हो रहा है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, बट दैट इज नॉट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी वो होती है जो हम अपने साथ चाहते हैं वो हम दूसरों के साथ भी करें। अगर हम हैप्पीनेस चाहते हैं तो वी शुड स्प्रेड दैट हैप्पीनेस विद एवरीबॉडी। इफ वी वांट टू बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर देन वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। एंड द मोर हैप्पी वी बिकम द मोर पीसफुल वी बिकम। और जितना ज़्यादा हम पीसफुल होंगे उतना ज़्यादा हम पूरे वर्ल्ड में पीस स्प्रेड कर पाएंगे। अभी क्या है कि बहुत दुखी हैं लोग, हर किसी का चेहरा ऐसा लटका हुआ है, कहीं पर भी देख लो आप, सबके चेहरे इतने उदास हैं। चाहे वो कितना पैसे वाला व्यक्ति हो और चाहे वो कितना गरीब व्यक्ति हो, एक सेंस ऑफ सैडनेस आ गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं आप लोगों को देता हूं टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव। आप लोगों की जो लीडरशिप है, क्योंकि आप ही लोगों में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, आप ही लोगों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, आप ही लोगों में से कोई नेता होगा, आप ही लोगों में से ही कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो जो लोग अभी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो भी कभी आप लोगों के जैसे थे। तो आप लोगों को ही आगे जाकर के देश संभालना है। यू हैव टू गिव योर थॉट लीडरशिप टू दिस एंटायर वर्ल्ड। तो अगर आप लोग इस बात को समझ जाएंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे जो कि सिर्फ अकेडमिकली जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, वो लिमिटेड नहीं है, एक उससे भी वास्ट। सो देर इज अ वन इंपॉर्टेंट थिंग, अकेडमिक एजुकेशन वर्सेस लाइफ। क्या ये स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई सब कुछ है? अगर यही सब कुछ है तो फिर जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है? कोरोना में सब लोगों ने सीख लिया है कि जिंदगी क्या है। एवरीबडी हैज लर्नड, कोरोना हैज टॉट एवरीथिंग। कोरोना ने सबको सिखा दिया कि जिंदगी क्या होती है। आप देखिए, हमने जो हमारे एनवायरनमेंट के पशु पक्षी हैं, इनका जीवन तक हम लोगों ने छीन लिया है। इतनी सेंसिटिविटी भी हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जब कोरोना हुआ तो आपने देखा कि नदियां कैसे साफ हो गई, कैसे पूरा एनवायरनमेंट जो पॉल्यूटेड था, कंटामिनेटेड था, कितना प्योर हो गया। और सरकार इतने करोड़ों अरबों के बजट लेके आती है कि नदी साफ करेंगे, समुद्र साफ करेंगे, हम एनवायरनमेंट में ये करेंगे। लेकिन कोरोना हुआ तो जीरो बजट में सब कुछ हो गया। लेकिन हम लोग कभी रियलाइज ही नहीं करते। तो नदियों को, पेड़ पौधों को, एनवायरनमेंट को, हमें कुछ जरूरत नहीं है इनको करने की। ये नेचर कहता है कि तुम अपना ध्यान खुद रख लो, ये सब अपना ध्यान खुद रख लेंगे, तुम बस अपना ध्यान रख लो। अभी क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि सेवा कैसे करें, डॉग्स को फीड करना चाहते हैं कुछ लोग, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग नदियां साफ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अपने आप को राइट विजडम दें, राइट एजुकेशन दें। क्योंकि जब तक आपके अंदर राइट एजुकेशन नहीं होगी, आप जो सेवा भी करना चाहोगे वो सेवा कभी नहीं होगी। आप सर्विस करना भी चाहोगे, वो सर्विस कभी नहीं होगी। वो केवल दिखावा होगा, एक झूठ होगा, एक पाखंड होगा। एक आदमी था, मैंने उसको देखा कि जब वो मंदिर में गया, वो शांति के साथ पूजा कर रहा था। और जैसे ही 4-5 लोग आए, भीड़ आई, बहुत जोर जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव करने लगा।
तो मैंने सोचा अचानक से इसको क्या हुआ। तो देन आई नोटिस्ड कि जैसे ही 4-5 लोग आए तो उनको दिखाने के लिए वो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। अब आप सोचिए कि हम ईश्वर का नाम भी दूसरों को दिखाने के लिए लेते हैं, अपने लिए कभी नहीं लेते, क्योंकि अपने लिए ईश्वर का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। अपने लिए तो सिर्फ आंख बंद करके अगर आप शांति से बैठ गए तो वो एक्सपीरियंस ही गॉड है। लेकिन हम शांत बैठ नहीं पाते कभी। मुझसे बहुत लोग आकर के पूछते हैं कि कौन सा मंत्र जाप करें, कौन सी पूजा करें, कौन सी माला करें। मैं कहता हूँ मैंने तो कभी आज तक किया नहीं ऐसा, इसलिए मैं तुम लोगों को कभी किसी झूठ से नहीं बांध दूंगा। तो वो कहते हैं कि फिर ऐसा क्या करें जो लाइफ में सक्सेस आ जाए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि कभी तंत्र मंत्र टोने टोटके से सक्सेस लाइफ में नहीं आता। अगर सक्सेस लाइफ में आता है तो साइलेंस के साथ आता है। द मोर यू ऑब्जर्व साइलेंस, द मोर यू सिट इन साइलेंस, आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, एक पोटेंशियल डेवलप होती है। और वो जो कैरिश्मा है, वो जो एनर्जी है, वो पूरी एग्जिस्टेंस, जो होल यूनिवर्स, उसका जो एक मैसेज है, उसका एक नाद है, विच इज कॉल्ड सेलेस्टियल साउंड। तो जो सेलेस्टियल साउंड्स ऑफ यूनिवर्स हैं, उनके साथ जब हम टैप करते हैं, उनके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो हम अपनी इनर वॉइस को सुन पाते हैं। जो इनर नाद है हमारा, जो इनर साउंड है, विच इज अ साउंडलेस साउंड। फॉर दैट you don't need an ear to listen. That is something which is beyond your ears. Things which you see from your eyes is very limited, but there are things which you cannot see from your eyes, and it is limitless. तो ऐसे ही जो एक लिमिटलेस है, जो अनंत है, उनके साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं डीप लेवल पर, तो हम पाते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बहुत सुंदर बन चुकी है। कॉन्शियस लिविंग, पर्पसफुल लिविंग। तो ये हमारा आज का सत्र है। और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है, एनीबडी, इफ यू विश टू आस्क एनी क्वेश्चन, देन यू कैन हैव क्वेश्चंस। uh, there are so many thoughts that come to your mind regarding the future, regarding what can happen, what will happen next, and to learn from the past mistakes. So the question is that if I start living in the moment, how do I enjoy? How do I enjoy it? Because there is always that fear of what will happen next. So how do I reduce that fear, and how do I start living that? Wonderful question. I'm so happy, Ayush, that you have asked this brilliant question. Wonderful. First clap for Ayush. तब मैं बहुत खुश होऊंगा। भाई आप अभी खुश क्यों नहीं हो सकते? ऐसी क्या चीज है जिसने आपको अभी इस क्षण में, इस मोमेंट में हैप्पी होने से रोका हुआ है? अगर किसी चीज ने रोका हुआ है, वो है हमारे थॉट्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर इन थॉट्स ने हमको रोका हुआ है तो इन थॉट्स का क्या किया जाए? इन थॉट्स को समझा जाए। अभी तक हमने जो भी फिलॉसफीज पढ़ी हैं, जो भी ज्ञान सीखा है किसी से भी, उसमें यह है कि लोग बताते हैं कि थॉट्स को कंट्रोल करो। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप उनको कंट्रोल करो। बट मैंने जो अपने अनुभव से सीखा है, वो ये सीखा है कि थॉट्स को कभी कंट्रोल मत करो। जितना आप थॉट्स को कंट्रोल करोगे, उतना ही आप पाओगे कि थॉट्स आपको पकड़ लेंगे। ये ऐसा है कि एक दीवार पर लिखा था, कृपया यहां पर ना थूकें। पूरी दीवार लाल थी वो। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का सच है। आप जिस चीज को भी रोकते हैं, आप उसको कभी रोक नहीं पाते। ऐसे ही हमारे थॉट्स हैं। तो अब हम इनको अगर रोक नहीं सकते हैं, तो इनका क्या किया जाए? You just have to silently observe your thoughts. And when your thoughts you see like a traffic roadside, जो ट्रैफिक रोड साइड होता है उसका क्या करते हैं? आपको अगर रास्ता क्रॉस करना है और ट्रैफिक अगर आ रहा है, तो आप किसी से बोलते हैं, स्कूटर वाले भैया आप रुको, गाड़ी वाले भैया आप रुको, भैया आप रुको मुझे क्रॉस करना। नहीं, आप राइट मोमेंट का वेट करते हैं। आप खड़े रहते हैं साइड में और देखते रहते हैं ट्रैफिक को, लेकिन जैसे ही बीच में गैप आता है आप क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे थॉट्स के साथ है। जब हमारे थॉट्स का ट्रैफिक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उस ट्रैफिक के बीच में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर कोई ट्रैफिक नहीं होता।
अगर आपने उस मोमेंट को पकड़ लिया, यू जस्ट वॉच दैट मोमेंट, एंड द मोमेंट यू जस्ट स्टिक टू दैट साइलेंस, उस मोमेंट के साथ आप इतना आगे जा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. यू कैनॉट इवन इमेजिन. दैट बिकम्स अ टाइमलेसनेस. एक टाइमलेस स्पेस बन जाता है, एक ऐसा स्पेस विच इज बियॉन्ड टाइम, और जहां पर साइलेंस आना आपकी लाइफ में शुरू हुआ, आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं. लाइफ में जो अभी तक लाइफ जी है फ्यूचरिस्टिक वे में, वो फ्यूचर वाली लाइफ चली गई. अब इस मोमेंट में लाइफ आ गई है. अब इस मोमेंट में लाइफ आने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, आई कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट फॉर द फ्यूचर. आई विल डू इट हेयर एंड नाउ, बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट ओनली हेयर एंड नाउ. एक चिड़िया है. एक चिड़िया की कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ. एक चिड़िया थी. वो चिड़िया फुदकती थी बहुत खुशी के साथ, अपना खाना खाती थी और एंजॉय करती. लेकिन किसी ने उसके दिमाग में एक भ्रम डाल दिया कि तुम कल क्या करोगी, तुम कल की चिंता क्यों नहीं करती हो. अब उसने क्या किया, अपना घर बनाने के लिए बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करने शुरू किए, बहुत सारा खाना इकट्ठा करना शुरू किया, और वो सारा कुछ सामान उसने अपने पीठ पर बांध लिया. अब रोज वो थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करती और रोज बांध लेती. अब एक दिन जब एक जानवर उसको पकड़ने के लिए आया, तो उससे बचने के लिए उसने उड़ना चाहा. अब वो उड़ नहीं पाई. क्यों नहीं उड़ पाई? क्योंकि इतना बोझ उसने अपने कंधे पर डाला हुआ था कि वो उड़ ही नहीं पाई और उस जानवर ने उसे खा लिया. वो चिड़िया हम सब हैं. हम सब भी कल के पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन बोझों को इकट्ठा कर रहे हैं जो जीवन में है ही नहीं. ये जो इतनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं ये. अभी आपको कोई फोन करके बोले कि बाहर गुंडे खड़े हैं, आप डर जाएंगे, और बाद में वो 5 मिनट बाद बोले कि मैं मजाक कर रहा था, तो आप खुश हो जाएंगे. प्रॉब्लम थी भी नहीं और आप फियर में आ गए, आप डर गए. ऐसे ही हमारी लाइफ का फियर है. हम ये सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं हम, बट उस इकट्ठा करने से हमारा कुछ भला होने वाला तो है नहीं. हाँ, बल्कि नुकसान और होने वाला है. क्योंकि ये जो जानवर है, ये मौत है. दिस इज डेथ. डेथ का कोई टाइम नहीं होता है. मैन इज मॉर्टल. और जिस चीज को हम समझ लेते हैं, इस डेथ को अगर हम समझ लेते हैं कि वी हैव लिमिटेड टाइम एंड वी हैव लॉट टू डू, तो हम एवरी मोमेंट कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करने लगते हैं. एंड दिस हैपेंड विद बुद्धा. बुद्धा का रियलाइजेशन क्या था? बुद्धा का रियलाइजेशन ये था कि उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि डेथ कैन कम एनी टाइम. लाइफ इज सो स्मॉल. और जब ये रियलाइजेशन आ जाता है हमको कि लाइफ इज सो स्मॉल, तो उसके साथ एक रियलाइजेशन और आता है कि लिव कॉन्शियसली. अभी जो हमको समय मिला है ये हमारे पास है. अगर हमने इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया, तो हम अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, हम अपने साथ न्याय कर रहे हैं. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आयुष, कि जब आप लिव इन द मोमेंट में होते हैं ना, आप अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं, जो प्लानिंग्स हैं, वो और बेटर तरीके से उसको मैनेज कर पाते हैं. उसमें प्रॉब्लम कभी नहीं आती, बल्कि और बेटर तरीके से आप कर पाते हैं. क्योंकि आपका पूरा फोकस वहीं पर होता है ना, उसी उसी क्षण में होता है. इन दिस मोमेंट यू हैव फोकस. आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे घूमने भी जाना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे इंजीनियर भी बनना है, मुझे अच्छी जॉब भी चाहिए. अगर आप 10 चीजें एक साथ सोचेंगे तो आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर देंगे. जैसे एक पावर बैंक है, आप सब लोग पावर बैंक यूज करते हैं. अगर उस पावर बैंक के 3 पोर्ट हैं और उन तीनों में आपने मोबाइल लगा दिया है अलग अलग, तो उसकी पावर बैंक की बैटरी जल्दी खत्म होगी. होगी कि नहीं होगी? और अगर उसमें आपने एक ही फोन लगाया है, तो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, फोन जल्दी भी चार्ज होगा. होगा कि नहीं? यही हमारी जिंदगी है. ये हमारा पावर बैंक है.
इस पावर बैंक को हम कितनी जगह एनर्जी को हम डाइल्यूट करके इसको स्प्रेड कर रहे हैं, इसको ड्रेन कर रहे हैं, और कहाँ पर हम कंजर्व कर रहे हैं. दिस इज आवर कॉन्शियस चॉइस. एंड द मोमेंट वी बिकम present, the moment we become conscious, we know how to utilize our energies properly. Agree? Agree. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. First of all, Ayush for asking the question, and most importantly, Mr. Sri Shivamji for such a wonderful session where you enlightened students with a live experience of your life, and where students were actually able to relate, correlate, and imagine what is happening in their life. So, thank you so much. Can we have a big round of applause for Shivamji? अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं बात करना चाहूंगा. व्हाट्स योर नेम? श्रेयस. श्रेयस की स्माइल यहाँ पे बहुत अच्छी थी. मैं सेशन कर रहा था यहाँ पे, ही वाज स्माइलिंग. एक क्लैप हो जाए. Yes, yes. So I was listening to your talk, and so I'm an engineering student. I'm studying mechatronics and maths right now, but I've also been a psychology student. So I found a very beautiful intersection of philosophy and psychology, which is Freud's analytical model of superego, ego, and ID, which I picked from your talk when you said that there is a teacher inside us which balances things out. And so in the analytical model, it's the ego part of us. So my question is, I think the generations which came before us, our teachers, our parents, unka battle was against, for survival in the world. But for us, this specific generations, through whatever case studies have gone, the battle is against distractions, because we have a lot of distractions. There's always a thing happening. We are constantly engaged on social media. It could be anything. My question is, how do you, the teacher which you spoke of, which is inside us, what are your suggestions or thoughts on how do we strengthen that teacher, how do we strengthen that ego to balance our ID and to balance our super ego instincts and the primitive approach which can generally, off-put us? That's my question. Wonderful question. Wonderful. Clap for this. Wonderful. Please ask. The teacher is inside us. एक शिक्षक हमारे अंदर. What can we do? क्या कर सकते हैं उसके लिए? To polish it, leverage the potential of that teacher today. एक चीज यदि हम कर लें, if we can only follow a simple thing, जो सब लोग बात कर रहे हैं मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ. एक बहुत छोटी सी चीज समझ लें. अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, बस 5 से 7 मिनट में मैं अपनी सारी बात बोल दूंगा. जो हमारा इनर टीचर है, उसके साथ बस कुछ टाइम हमें स्पेंड करना है. Nothing more than that. You simply have to just sit with your closed eyes. और आंखें बंद करके जब आप बैठेंगे, शुरू में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे. मैं ये बात आपको पहले से ही बता देना चाहता हूं. जब आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहां पर बहुत अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है. You cannot see anything in the dark room. बट थोड़ी देर बाद जो हमारा रेटिना है, जो हमारे प्यूपिल है, उनका साइज इंक्रीज होने लगता है. आप लोगों को मालूम है बात. अब वो एक जो एडजस्टमेंट होती है हमारी आंखों की, हमारे रेटिना की, वो एडजस्टमेंट ऐसी हो जाती है कि हम थोड़ी देर में सब कुछ हल्का हल्का देखने लगते हैं. एग्जैक्टली दिस इज विद आवर ओन नेचर. शुरू में बहुत अंधकार आएगा, शुरू में देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बट ग्रेजुअली एक सेंस ऑफ जॉय एक्सपीरियंस करने लगेंगे आप. बट वो एकदम से नहीं होगा. और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि डोंट एक्सपेक्ट एन आउटकम आउट ऑफ दैट, बिकॉज द मोमेंट यू एक्सपेक्ट एन आउटकम, you are in a trouble. Then you become a slave.
then you are in a hostile. Without any expectations, when you just sit silently and do nothing, and your focus every moment is going deeper and deeper within, where there is your core, where there is you, the very you. And the moment you connect with that, जैसे ही आप वहां से कनेक्ट करते हैं, आपको समझ आ जाता है कि दिस इज द सोर्स जहां से मेरी बैटरी चार्ज होगी. क्योंकि माइक्रोस्कोप को अगर धूप दिखाएंगे और एक पेपर सामने रखेंगे तो शुरू में तो जलता नहीं है पेपर, क्योंकि फोकस नहीं होता है लेंस, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उस कागज में आग लग जाती है. और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरी इस छोटे से सूत्र को समझ लिया तो आपके जीवन में भी एक ऐसी आग लग सकती है, एक ऐसी स्पिरिट जाग सकती है जो कि पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है आपका. और आज से कई साल बाद भी आप मुझे इस बात को याद करेंगे कि मैंने एक बात बहुत छोटी सी बताई थी, लेकिन जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तब यदि मैं आपसे बात करूंगा और हम बैठकर चर्चा करेंगे, देन वी कैन डिस्कस अबाउट इट, और आप इस बात को रिमाइंड करेंगे कि कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई इस छोटी सी बात के साथ. क्योंकि एक छोटा सा स्पार्क चाहिए होता है और पूरे जंगल को आग लगा देता है. ये एक छोटा सा स्पार्क मैं आप लोगों को आज देना चाहता हूँ. मेरे पास और कुछ है नहीं देने के लिए. आई डोंट हैव एनीथिंग. आई लिव एम्प्टी पॉकेट. आई डोंट हैव एनीथिंग, बट आई जस्ट हैव टू गिव अ सिंपल स्पार्क which looks like so simple, but that is not at all so simple, because it can burn the whole forest, the forest of illusions, the forest of our preconceived notions, the forest of our dogmas, the forest of the social conditionings which we have created around us. यदि आप इस छोटे से स्पार्क को समझ लें, पूरी लाइफ आपकी लाइट बन सकती है, which is full of fire. Thank you.